हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम डिस्कस करेंगे ईएमएफटी के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के बारे में। तो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप किसी अदर टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ईएमएफटी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर यहां पर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट के बारे में डिस्कस करूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईएमएफटी में से। लेकिन कंसेप्ट वाइज भी ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो कंसेप्ट हैं वो अदर सब्जेक्ट को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहां पर मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के बारे में डिस्कस करूं तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ईएमएफटी में से। लेकिन कंसेप्ट वाइज ये आपके लिए एक्चुअल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं कंपेयर करूं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट से, तो क्योंकि यहां पर इसके जो कंसेप्ट है ना, आपके जो अदर सब्जेक्ट है सिलेबस पे उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अदर सब्जेक्ट जिनमें से एक्चुअल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, अगर उनमें आप वाकई में एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं तो ईएमएफटी के कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ईएमएफटी के कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किए बिना आप अदर सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो, आपके लिए सब्जेक्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब यहां पर ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा ईएमएफटी को लेकर एक जनरल सिनेरियो क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट को यह सब्जेक्ट बहुत ज्यादा टफ लगता है और उसके रीजंस भी हैं। एक तो यहां पर आपको 3 डायमेंशन से डील करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आपको ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इमेजिन करना पड़ता है। तो अगर आप ठीक से इमेजिन नहीं कर पाएंगे तो यहां प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेने से यहां बात नहीं बनेगी। इसके अलावा बहुत सारी डेरिवेशंस है ईएमएफटी में और उन सारे डेरिवेशंस को आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ता है, चाहे आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन ही क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि डेरिवेशंस के बीच बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आप कंसेप्ट स्टडी करते हैं ना डेरिवेशन में से, उन्हीं को समझकर ही आप एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमें ये सब्जेक्ट टफ लगता है। अब बेसिकली हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है, हमारा मींस टीम ऑनलाइन इंजीनियरिंग का यहाँ पर टारगेट ये है कि इस टफ सब्जेक्ट को भी आपको इतना इजी वे में पढ़ाया जाए विद लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जाती हैं, ताकि आप इस टफ सब्जेक्ट में भी अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। तो यहां पर अभी सबसे पहले आज के सेशन का जो टारगेट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आज के सेशन में बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं आपके सिलेबस में। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कितने मार्क्स के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हैं डिफरेंट एग्जाम में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमारी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ईएमएफटी को, ये भी आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपके 2 टॉपिक है स्टार्ट के, वेक्टर कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यही आपके पूरे सिलेबस का ना बेस बनाते हैं। तो ये जो स्टार्ट के 2 टॉपिक है ना, ये आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हो सकता है कुछ एग्जाम के सिलेबस पे ये 2 टॉपिक डायरेक्टली मेंशन ना हो, लेकिन फिर भी आपको स्टडी करने ही है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि जब तक आप इन 2 टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप बाकी टॉपिक्स अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ये पॉइंट आप ऑलवेज ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये जो आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिक और स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो आपके 2 टॉपिक है, बेसिकली ये आपका बेस बनाते हैं ईएम वेव प्रोपगेशन का। तो जब तक आप ये 2 टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप ईएम वेव प्रोपगेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ईएम वेव प्रोपगेशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का नॉलेज होना ही चाहिए, तो उसके लिए आपका जो बेस है वो यहीं से बनेगा। इस पॉइंट को ऑलवेज ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो आपका ट्रांसमिशन लाइन है, वेव गाइड है, एंटीना है, ये भी आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, जो आपको बहुत डिटेल में एनालिसिस करने हैं। यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए ना, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे सिलेबस में मेंशन हो चाहे ना हो, ये सारे टॉपिक्स ही आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आपको सारे टॉपिक बहुत ज्यादा डेप्थ में स्टडी करने हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। मैंने जस्ट यहां पर नाम लिखा है ना चैप्टर का, यहां पर इसके अंदर आपको बहुत सारे सब टॉपिक स्टडी करने हैं, जो कि हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1। हम सारे टॉपिक्स यहां पर स्टडी करने वाले हैं।
तो यहां पर ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत डेप्थ में स्टडी करने हैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं ना, तो ये सिलेबस जो है आपके लिए 50% तक कम हो जाएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक हाईलाइट कर देता हूं जो आपके सिलेबस में होते हैं। तो देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वेक्टर कैलकुलस इलेक्ट्रिकल वालों को ना स्टडी तो करना है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की या बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत यहां पर नहीं है आपको। ठीक है, काफी क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इन टॉपिक्स में से, आप डायरेक्टली मेंशन भी नहीं होते हैं सिलेबस में आपके। तो बट आगे के टॉपिक्स के लिए चूंकि आपको बेस बनाना है, इसलिए आपको टॉपिक्स का नॉलेज तो होना ही चाहिए। आप थोड़े बहुत क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिए, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत आपको नहीं है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको ना बहुत ज्यादा अच्छे से स्टडी करना है। यहां पर मैं आपके लिए स्टार लगा देता हूं। एक्चुअल में ये दो टॉपिक लगभग हर एक सिलेबस में मेंशन होते हैं आपके लिए। मैं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो ये जो दो टॉपिक हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से आप एग्जाम में भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट के कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए भी, अंडरस्टैंड करने के लिए भी ये दो टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। ये पॉइंट ऑलवेज ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये जो ईएम वेव प्रोपगेशन है, इसमें आपको ना बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं। लाइक आपको टाइम वेरिंग फील्ड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जो मैक्सवेल इक्वेशन हम मॉडिफाई करते हैं टाइम वेरिंग फील्ड के लिए, उनका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो मेन टॉपिक्स यहां से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए इस टॉपिक का। इसके अलावा अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं, तो ट्रांसमिशन लाइन एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। उसका रीजन क्या है कि जब आप पावर सिस्टम भी स्टडी करते हैं ना, जिनमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, पावर सिस्टम को स्टडी करने के लिए इस टॉपिक का नॉलेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ट्रांसमिशन लाइन में से आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा अगर मैं वेव गाइड और एंटीना की बात करूं, तो एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो इस पॉइंट को ऑलवेज आप माइंड में रखिएगा। और यहां पर अगर मैं अब किस किस एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हैं उनके बारे में अगर डिस्कस करूं, तो आप समझिएगा, यहां पर अगर मैं सबसे पहले गेट की बात करूं, तो गेट में अगर यहां पर मैं ईसीई की बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, तो यहां पर आप 8 to 10% के क्वेश्चन जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर यहां पर मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के बारे में डिस्कस करूं, तो यहां पर आप 3 to 5% क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल में आप कभी कभी देखेंगे कि 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही आ रहे हैं, या 1 या 2% क्वेश्चन ही आ रहे हैं, लेकिन एक रेंज, अगर एक जनरल रेंज में लेके चलूं, तो आप 3 to 5% के क्वेश्चन जो हैं वो आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के बारे में यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए आप देख सकते हैं 8 to 10% मार्क्स, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए सब्जेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहां पर अगर मैं ईएससी की बात करूं, तो ईएससी में जो ईसी वाले हैं, ईसी वाले आप 6 to 8% मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप सब्जेक्टिव एग्जाम के बारे में बात कर रहे हो, चाहे आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बारे में बात कर रहे हो। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर मैं ईई की बात करूं, तो आप 3 to 4% मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट यहां पर कर सकते हैं। लेकिन अगेन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ऐसा भी केस है कि सिर्फ 1% मार्क्स के क्वेश्चन आए हों। ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी केसेस हैं जहां क्वेश्चन बिल्कुल भी ना आए हों। तो एक जनरल रेंज आपकी यही है 3 to 4% की, चाहे आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात कर रहे हो, चाहे सब्जेक्टिव एग्जाम की बात कर रहे हो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईएससी में भी, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर यहां पर मैं यूजीसी नेट की बात करूं, तो यूजीसी नेट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस। तो इलेक्ट्रॉनिक साइंस में आप एक्सपेक्ट करते हैं यहां पर अगेन 6 to 8% मार्क्स के क्वेश्चन। इस पॉइंट को आप ऑलवेज माइंड में रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन तो आते ही हैं, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। अगर आप ये सोचकर इसे ना स्टडी करें कि एग्जाम में तो कम क्वेश्चन आते हैं,
तो अगर वो कम क्वेश्चन, मान लीजिए 4 नंबर का ही आ गया आपका एग्जाम में, गेट में एग्जांपल देता हूं, 100 में से 4 मार्क्स का एमएफटी आ गया और वो क्वेश्चन बहुत इजी आ गए, और वो इतने इजी आ गए कि अगर आप थोड़ा भी पढ़ के गए होते तो आप बना ले जाते, तो फिर इस पॉइंट को समझिए कि आपके 4 मार्क्स जो है ना वो वेस्ट हो गए एक तरह से। तो सब्जेक्ट तो आपको स्टडी करना ही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है, और साथ ही साथ जैसा मैंने बोला कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन का एग्जांपल लूं, पावर सिस्टम में इसके कंसेप्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाले हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इनके कंसेप्ट आपके बाकी के टेक्निकल एग्जाम में बहुत ज्यादा, बाकी के टेक्निकल सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस पॉइंट को ऑलवेज आप ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर अगर मैं अदर पीएसयूज की बात करूं लाइक इसरो की, तो यहां पर भी ना जो रेंज मैंने लिखी है, आप उतने मार्क्स के क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इतने मार्क्स की क्वेश्चन ही आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो एक जनरल रेंज मैंने आपको शो कर दी है। तो यहां पर अब पॉइंट क्या है आपके लिए कि आपको ना इस सब्जेक्ट को स्टडी किस तरीके से करना है। तो देखो, इस सब्जेक्ट को स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है जिससे कि आप कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ और एग्जाम में भी अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो आपको ना कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है और जो वेक्टर कैलकुलस है, इस पे आपको ना बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए एक्चुअल में। कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं बात करूं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो होता क्या है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हम स्टार्ट से ही पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, स्कूल लेवल से ही हम ध्यान दे रहे होते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। लेकिन स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इतना फोकस हमारा होता नहीं है, इतना हमने स्टडी किया नहीं होता है। दैट्स व्हाई ना ये हमें टफ लगने लग जाता है पूरा का पूरा सब्जेक्ट। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, आपको ना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे स्टार्ट में बहुत ज्यादा फोकस रखना है। आपको ये नहीं करना है कि कन्वर्जन के सिर्फ फॉर्मूले याद कर लिए। अगर आप सिर्फ फॉर्मूले याद कर लेंगे ना तो आगे आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे ठीक से, आप 3D के साथ डील करना नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आप स्टार्ट से ही 3D के साथ डील करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं चीजों को, तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में जितने भी डेरिवेशंस हैं, जितनी भी कन्वर्जंस हैं, उन्हें आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। सारे के सारे कन्वर्जन हम आपको यहाँ पे डिटेल में सिखाएंगे। तो जितने भी कन्वर्जन क्लास में सिखाए जाएंगे, जितने भी डेरिवेशन क्लास में सिखाए जाएंगे, उनको आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। आगे आने वाले दिनों में आपको YouTube में भी कुछ वीडियोस मिलेंगी जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। उनसे आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि आपको किस तरीके से किसी टॉपिक को स्टडी करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको पूरा सब्जेक्ट इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, कंप्लीट एनालिसिस चाहिए, तो आप हमारा कोर्स भी बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहां पर जैसा मैंने बोला, कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर एंड सिलेंड्रिकल, इनको आपको डिटेल में स्टडी करना और बहुत सारे क्वेश्चन लगा लेने हैं स्टार्ट से। वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस में डेल ऑपरेटर, कर्ल, डाइवर्जेंस, डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल वॉल्यूम, ग्रेडियंट, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, मैंने सबके नाम लिए भी नहीं है। तो इन सब का नॉलेज भी आपको बहुत डिटेल में होना चाहिए। इनमें भी आपको काफी टाइम लगाना है और काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जो हम करेंगे क्लास में। तो अगर आप ना स्टार्ट के दो जो हैं उनमें ना एक एक कंसेप्ट को अगर रियल में समझ पाओगे, जो कि हमें समझना ही है और हम समझेंगे, तो उसके बाद बाकी के टॉपिक्स यकीन मानो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। जो भी डिफिकल्टी हमें फील होती है ना, वो इन दो टॉपिक्स में ही होती है और इनको ना अंडरस्टैंड करने के कारण बाकी में होती है। तो आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको इन पे फोकस करना है, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन लगा लेने हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि मेरे एग्जाम में तो इस टॉपिक्स में से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो मैं क्यों एफर्ट करूं। यकीन मानिए, अगर आप इन दो टॉपिक में एफर्ट करेंगे तो आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाद जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईएम वेव प्रोपगेशन, ट्रांसमिशन लाइन, वेव गाइड, एंटीना है, इन सब में ना आपको ना बहुत सारे डेरिवेशंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सारी चीजें आप आराम से अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्योंकि ये दो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इस पॉइंट को आप ऑलवेज माइंड में रखिएगा। एट लास्ट यहां पर मैं 2 to 3 पॉइंट्स आपके साथ और डिस्कस करना चाहूंगा। यहां पर फर्स्ट पॉइंट आपके साथ जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि इस सब्जेक्ट में ना कंसेप्ट तो है ही जो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करने हैं, सारे डेरिवेशन से आपको गो थ्रू होना है, लेकिन इसके अलावा ना फॉर्मुलेस भी बहुत सारे हैं। हर एक चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मुलेस हैं जो आपको माइंड में रखने पड़ते हैं। स्पेशली जो स्टार्ट के 2 चैप्टर है ना, उसमें इतने सारे फॉर्मुले और सारे के सारे आपको याद रखने होंगे
क्योंकि वो सभी के सभी यूजफुल फॉर्मूले हैं, आगे के टॉपिक्स में भी वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो यहां पर ना फॉर्मूलेज याद रखने के लिए ना आपको कोई ट्रिक्स पता होनी चाहिए, आपको ट्रिक्स बनानी होंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टार्ट के 2 टॉपिक्स की, इस पे इतने सारे फॉर्मूले हैं लेकिन ट्रिक सिर्फ एक है। अगर आप वो ट्रिक अंडरस्टैंड कर जाए तो आप बहुत सारे फॉर्मूले माइंड में रख पाएंगे। वैसे ही अलग अलग टॉपिक्स में भी जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको माइंड में रखने होंगे, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो सेकेंड पॉइंट होगा, जब भी आप यूएफटी पढ़ना स्टार्ट करें, चाहे आप कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट करें, हमारे यहां पढ़ें कहीं और पढ़ें, हमेशा इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि आप ना कभी लेक्चर मिस मत करिएगा। जैसे कि 1 के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, इस तरीके से ही आपको चलना है। अगर आप कोई भी लेक्चर बीच का मिस करते हैं ना तो आगे के टॉपिक्स में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फील होगी। ये सब्जेक्ट ही इस तरह का है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और जो लेक्चर आप जिस दिन कर रहे हैं उसी दिन लेक्चर पढ़ लेने के बाद आपको रिवीजन कर लेना है, नोट्स अपने साथ साथ में ही बनाने हैं, पढ़ते पढ़ते अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाने हैं, ताकि जब आप बाद में रिफर करें तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आए। रिवीजन उसी दिन करना है, अदरवाइज आप 10 दिन बाद सब कुछ भूल जाएंगे और आपको दोबारा से स्टडी करना पड़ेगा। और यहां पर जब आप रिवीजन कर रहे हो और जहां जहां डाउट्स आए वो डाउट्स भी आपको उसी दिन ही क्लियर कर लेने हैं, या मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट डे तक आपको क्लियर कर ही लेने हैं। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोई भी डेरिवेशन मिस नहीं करना है। डेरिवेशन के बीच बीच में से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेरिवेशन ही आपका रियल कंसेप्ट बनाते हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा जो फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं जो डिफिकल्ट लगते हैं देखने में, उन्हें भी बिल्कुल मिस नहीं करना है। हम क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, फिगर वाले डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे ना कि यकीन मानिए कुछ टाइम के बाद, मैं ये नहीं बोल रहा फर्स्ट लेक्चर से, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो आपको बहुत ज्यादा इजी लगने लगेंगे और पूरा सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। इसके अलावा अगर आपको हमारे एंड से कोई भी हेल्प चाहिए हो, वैसे कुछ वीडियोस आपकी YouTube में पब्लिश होने वाली है, तो अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बोला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो डाउट्स हैं आपके वो भी आप पूरी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। बस हमारा टारगेट यही है कि इस डिफिकल्ट सब्जेक्ट को भी आप इतने अच्छे से अंडरस्टैंड करें ताकि इस डिफिकल्ट सब्जेक्ट में से भी एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएं और अच्छे से अच्छा रैंक अचीव कर पाएं और लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाएं। थैंक यू।